हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना मेमोरी और फॉरगेटिंग का जो लास्ट कंसेप्ट बच गए हैं हमारे, जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी के टाइप्स, रिट्राइवल क्या है, फॉरगेटिंग क्या है, और जो तीन आपके थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं जिसमें से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। और मैंने पहले भी बोला, ये मेमोरी यूनिट बहुत इजी है और इसमें से आपको 4 या 5 क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो और इसके जो भी पूरे यूनिट के जो नोट्स होंगे, पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल होगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल करवा दूंगी। और ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया सबसे पहले आ गया हमारे थ्योरेटिकल मॉडल्स, जो 3 थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और, ये आपके थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं जो हम 3 करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको कि ये सिर्फ़ कितने आपके 12 पेजेज़ या 11 पेजेज़ होंगे। ये आपके 11 या 12 पेजेस होंगे और इसमें मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट नोट्स, क्योंकि ये मैंने खुद की नोटबुक के ही आपको स्क्रीनशॉट में से करवा रही हूँ। अगर अब मेरे को फिर से नोट्स प्रिपेयर करने पड़े तो बड़ा टाइम लगेगा, और इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। लास्ट में ये मैंने कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इनको आपने क्या करना है, सिर्फ रीड करना है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए हैं, ठीक है। अब चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेट हो गया। सबसे पहले आ गया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है जो वो किसके बारे में बात करता है, आपके सीरीज एंड स्टेजेस के बारे में। एक चीज़ और, कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि हिंदी के नोट्स चाहिए, कुछ बोलते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाओ, ठीक है। तो जो हिंदी के नोट्स हैं वो ऐसे नोट्स बना सकते हैं आपने, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता है उसके लिए क्या क्या यूज़ होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि इधर से पढ़ के आप खुद अपने नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल ईजी तरीके और बिल्कुल सिंपल, मतलब इंट्रो से ही स्टार्ट करवाती हूँ, कुछ भी करवाती हूँ, तो ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल आ गया, ये किसके बारे में बात करता है, सीरीज एंड स्टेजेस के बारे में। जैसे कंप्यूटर, ये इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को कंप्यूटर के साथ रिलेट किया है। जैसे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, तो जो हमारी मेमोरी है वो कैसे है, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, जैसे कंप्यूटर में मेमोरी प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद, जैसे आ गई 3 स्टेजेस है इसमें, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। पूरा मेमोरी का यूनिट देखोगे यही कहानी है पूरे में, कि मेमोरी क्या है, सेंसरी मेमोरी है, सेंसरी के टाइप्स पढ़ लोगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसके टाइप्स पढ़ोगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी है इसके टाइप्स पढ़ोगे, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो पढ़ोगे, ब्रेन के कौन से पार्ट रिलेट करते हैं ये पढ़ोगे, शॉर्ट टर्म के लिए कितने मॉडल या एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कितने मॉडल या एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एक एक पेज के अपने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते जाओ, जिससे कि आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आ गया आपका स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस इन्वायरमेंट में है, सबसे पहले आपकी सेंसरी मेमोरी उसको कैप्चर करेगी या प्रोसेस करेगी। जब आप रास्ते में भी चलते हो, जो जो आंखों के सामने आता है या आप सुनते हो, वो आपकी क्या है, सेंसरी मेमोरी है। सबसे पहले जाएगी सेंसरी मेमोरी में, वहाँ से फॉरगेटिंग हो जाती है। फॉरगेटिंग मतलब भूल जाती हैं वो चीज़ें। वो चीज़ें कब याद रखती हैं, जब आप उस पर अटेंशन दोगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी देर के लिए रहती है, ये प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। शॉर्ट टर्म से आपको लॉन्ग टर्म में अगर जाना है तो आपको इलेबोरेटिव रिहर्सल करनी पड़ेगी। इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या होती है, एनकोडिंग के हेल्प से कहाँ जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। इलेबोरेटिव रिहर्सल में आप क्या करते हो कि मीनिंगफुल वे में आप चीज़ों को एनकोड करते हो, ना कि उसके फिजिकल करैक्टर के हिसाब से, ठीक है। अब जब आपकी सेलेक्टिव अटेंशन की वजह से शॉर्ट टर्म में चली गई, इलेबोरेटिव रिहर्सल की वजह से लॉन्ग टर्म में चली गई, तो अब क्या करोगे, लॉन्ग टर्म में चली गई तो अब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में पहुंच गई है तो वहां से भूलेगी नहीं, वहां पे उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की वजह से वो कहाँ रहेगी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनी रहेगी। मेंटेनेंस में क्या आ गया आपका कि जैसे आप उसको बार बार रिवाइज करोगे चीज़ों को, ठीक है। उधर एक जगह रखने के लिए भी उसको आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं आपको सपोज़ कर लो, ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, एक बार देख के आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, ठीक है? तब आपको लगेगा कि हमें लर्न हो गई ये चीज़ें। बट जब आप कल या परसों इसको दोबारा देखोगे या खुद से रिट्राइव करने की कोशिश करोगे, तो अगर आपने इसको समझ के नहीं लिखा होगा या जो भी नोट्स बनाए होंगे, तो आपको चीज़ें याद नहीं आएँगी। तो जो भी आपकी रिट्राइवल है वो किसकी वजह से होती है, आपकी जो आपने इलैबोरेटिव रिहर्सल की होती है उसकी वजह से होती है, ठीक है।
अब बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपकी शॉर्ट टर्म जो मेंटेनेंस है वो शॉर्ट टर्म में है कि लॉन्ग टर्म में है। बट जो मेंटेनेंस है वो आपकी होती कहाँ पे, आपकी शॉर्ट टर्म में ही होती है। और लॉन्ग टर्म में लाने के लिए हम इलैबोरेटिव रिहर्सल करते हैं। 2 चीज़ें हैं, इनको याद रखना, ठीक है। अब ये मॉडल क्या बोलता है कि मॉडल ऑफ मेमोरी दैट अज्यूम्स द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेमोरी स्टोरेज इज सिमिलर टू द वे ए कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन 3 स्टेजेस। मैंने आपको बता दिया, जैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है वैसे ही हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। सेकंड इंपॉर्टेंट मॉडल आ गया हमारा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन के बाद लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार पता नहीं कैसे नहीं पूछा था। ये किसने दिया है, क्रैक एंड लोकार्ड ने दिया है। और इसमें क्या है कि जो मॉडल ऑफ मेमोरी दैट एज्यूम इंफॉर्मेशन दैट इज मोर डीपली प्रोसेस्ड or process as per meaning rather than sound or any physical characteristics will be remember more efficiently and for a long period of time। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम अच्छे से डीपली प्रोसेस करते हैं या फिर मीनिंग के अकॉर्डिंग प्रोसेस करते हैं, ना कि हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, फिजिकल करेक्टर के हिसाब से। तो वो चीज़ें जो डीपली प्रोसेस करते हैं या मीनिंग के हिसाब से प्रोसेस करते हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहती हैं और हम उनको ज़्यादा देर तक रिट्राइव कर पाते हैं, ठीक है। या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए वो याद रहती हैं, किसके अकॉर्डिंग, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल के हिसाब से। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है ना कि इसके 7 लेवल्स हैं, वो किसने दिए हैं, क्रैक एंड टुलविंग ने दिए हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के, ठीक है। कितने हैं, 7 हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन से 7 है वो। ये आ गया, सबसे पहले आ गया आपका एकॉस्टिक, फिनोलॉजी, सिंटैटिक, सिमेंटिक, रेफरेंशियल, थीमेटिक, थीमेटिक एंड फंक्शनल। अब देखो इसको अरेंज करने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले आ गया आपका एकॉस्टिक। एकॉस्टिक, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप जैसे प्रोनाउंस करोगे। एकॉस्टिक क्या आ गया आपका, साउंड के रिलेटेड। फिनोलॉजी आ गया आपका सिस्टम ऑफ साउंड, साउंड के रिलेटेड, फिर उसका सिस्टम आ गया है। सिंथेटिक क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, सिंटैक्स यानी कि जो ग्रामर के रूल्स हैं। फिर आ गया सिमेंटिक यानी कि मीनिंग, सिमेंटिक आ गया मीनिंग के अकॉर्डिंग। रेफरेंशियल आ गया नेचर ऑफ रेफरेंस। थीमेटिक आ गया जो कनेक्टेड विद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये क्या आ गया, थीमेटिक। और फंक्शनल आ गया उसके फंक्शन के हिसाब से जिसकी भी आप बात कर रहे हो, ठीक है। अरेंज करने के लिए कभी कभी एक बार क्वेश्चन आया था, इन्होंने 3 आपको वर्ड्स दिए थे, फिजिकल, एकॉस्टिक एंड सिमेंटिक। अब इनको अरेंज करना था कि इन्फॉर्मेशन हम कैसे प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आ गया फिजिकल यानी कि स्ट्रक्चर। जब आप किसी चीज़ को देखते हो सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर को रिसीव करते हो, उसके बाद उसकी साउंड को करते हो, लास्ट में उसके मीनिंग को करते हो, ठीक है। इस टाइप से लेवल ऑफ प्रोसेसिंग को आपको अरेंज करने के लिए बोलते हैं। ये आपको 7 बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। और ये किसने दिया ये भी पता होना चाहिए, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ गया थर्ड मॉडल आपका पीडीपी मॉडल यानी कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इसको हम और क्या क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशनल मॉडल, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, कनेक्शनलिस्ट मॉडल, ठीक है। ये मैंने 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है। तो मैं जहाँ से मुझे इसकी कुछ भी मिलता था मैं उधर लिख लेती थी, बट लास्ट में मुझे जो सबसे ईजी चीज़ लगी थी वो था ये, जहाँ से मुझे ये फिर समझ आया था, ठीक है। ये मॉडल क्या बोल रहा है कि प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन ए पैरेलल फैशन, कि हमारा जो ब्रेन है या जो ह्यूमंस हैं ये कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, पैरेलल फैशन में करते हैं। दिस मीन्स दैट मैनी मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स क्या आ गया आपके, कनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, जो इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन उनको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। दिस मीन्स दैट मॉड्यूल्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वे साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है जो आपके कनेक्टेड न्यूरॉन्स हैं यानी कि जो आपके मॉड्यूल्स हैं ये इंफॉर्मेशन को एक साथ कनेक्ट मतलब क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, बट क्या डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ आप देख भी रहे हो, फिर ये मैं मार्कर चला रही हूँ आप इसको भी देख रहे हो, आप सुन भी रहे हो, तो जो आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं वो एक साथ क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। दिस मॉड्यूल में बी स्कैटर्ड वाइडली एट डिफरेंट लोकेशन इन द ब्रेन। और ये जो मॉड्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं, आगे पीछे जाते हैं ब्रेन में। ईच ऑफ दीज प्रोसेसिंग यूनिट इज डेडिकेटेड टू ए स्पेसिफिक टास्क एंड आर इंटरकनेक्टेड। ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में मतलब वर्क करते हैं, बट किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, और ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब ये पढ़ोगे तो इसका मतलब ही यही है, ठीक है। तो ये था आपका पैरेलल पीडीपी मॉडल, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस,
पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशनल मॉडल भी बोलते हैं इसको हम, और कनेक्शनलिस्ट मॉडल भी हम इसको बोलते हैं। ये थे आपके 3 इम्पॉर्टेंट क्या मॉडल्स। अब आ गया आपका इसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसको मैंने पहले भी कराया, एक बारी फिर से करवा देती हूँ रिवाइज, क्योंकि मेरे नोट्स के हिसाब से जैसे चल रहा था मैंने आज इसको कंप्लीट करवाना है। इसके बाद हमने स्टार्ट करना है। अब आ गया इसके बाद डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल, आ गई आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। प्रोसीजरल में आ गए आपके जितने स्किल्स आ गई, आपकी कंडीशनिंग आ गई, लर्निंग थ्योरी की क्लासिकल कंडीशनिंग आ गई, प्राइमिंग आ गई आपकी, ठीक है। ये क्या आ गया आपका प्रोसीजरल मेमोरी, ये है आपकी इनवॉलेंट्री, और इसको बोलते हैं हम इम्प्लिक्ट मेमोरी। इसमें से क्वेश्चन आता है, मैं पहले बोल रही हूँ, इस बार भी ऐसा सही क्वेश्चन कुछ आया था। फिर आ गई लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है आपके? 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। एपिसोडिक आ गई जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इवेंट्स के रिलेटेड, हमने सुबह क्या खाया, किसकी शादी में क्या हुआ था, हम कहाँ गए थे, हमारा पेपर का एक्सपीरियंस, जो भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सिमेंटिक आ गया आपका, सिमेंटिक आ गया आपका जीके या फिर करंट अफेयर्स फैक्ट, जो भी आप चीज़ें लर्न करते हो वो आ गया आपका सिमेंटिक। ये क्या आपका एक्सप्लिक्ट बोलते हैं हम इसको, कॉन्शियस नोन मेमोरी है, ये वॉलेंट्री मेमोरी है, ठीक है। रिकॉल टेस्ट एंड रिकॉग्निशन टेस्ट किस में आते हैं आपके? डिक्लेरेटिव मेमोरी में आते हैं। मेमोरी ऑफ फैक्ट भी हम किसको बोलते हैं? डिक्लेरेटिव मेमोरी को। अब एक बार एक क्वेश्चन आया था परमा स्टोर। परमा स्टोर आपका क्या है? मेमोरी ऑफ नेम ऑफ फैमिली मेंबर, मल्टीपल टेबल वगैरह, ये क्या है आपका? परमा स्टोर बोलते हैं इसको हम, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल। देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल क्या बोलता है आपका? ये एज्यूम करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है ब्रेन में, किसके हिसाब से? कंसेप्ट के हिसाब से। जैसे जैसे हमारे कंसेप्ट एक साथ रिलेट करते हैं, हम उसको उसी तरीके से एक साथ चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। ठीक है, आई समझ? किसके हिसाब से? कंसेप्ट के हिसाब से। फिर आ गया आपका रिट्राइवल ऑफ एलटीएम। एक ये इधर ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना। स्मेल के रिलेटेड कौन सा ब्रेन का पार्ट है? स्किल के रिलेटेड बेसल गैंग्लियन है। फैक्ट के रिलेटेड हिप्पोकैम्पस है। स्मेल में थैलेमस आ गया। इमोशनल मेमोरी एमेगाडला यानी कि लिम्बिक सिस्टम। फिर आ गया उसके बाद रिट्राइवल ऑफ मेमोरी यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी इसलिए लिखा है क्योंकि रिट्राइव हमेशा लॉन्ग टर्म में से ही होगी, ठीक है। फिर इसमें आ गया आपका रिट्राइवल क्यू, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी एंड निमोनिक्स। रिट्राइवल क्यू क्या आ गया आपका कि help to assess memory store in LTM and bring them to your conscious awareness, ठीक है। एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी आ गया कि जिस जगह पे आपने जो मेमोरी बनाई थी उस चीज़ को देख के आपको वो चीज़ें रिपीट मतलब रिट्राइव होती हैं आपके ब्रेन में से, ठीक है। इसको रीड कर लेना। निमोनिक्स आ गए, टेक्निक्स टू इम्प्रूव द मेमोरी करेक्टराइजेशन। इट कैन बी साउंड वर्ड फ्रेजेस, द मोर क्यू स्टोर विद द इंफॉर्मेशन बेटर द रिकॉल। क्यू किस जो हम क्या बोलते हैं कि बोलते हैं ना क्लू देते हैं, हम क्लू बोलते हैं, ऐसे क्यू होते हैं, इनको क्यूज बोलते हैं। तो उसके साथ जो रिलेट करता है वो क्या है आपके? निमोनिक्स हैं। जैसे कुछ हम निशानियाँ रख देते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे मैंने इधर बनाया था, ये किधर चले गया? जैसे मैंने आपको ये बताया था निमोनिक्स, आइकॉनिक, जैसे आइज़ से जो हम जो हमारी सिमेंटिक मेमोरी है आइज़ के रिलेटेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइकॉनिक, यानी कि आइकॉनिक काजल के साथ मैंने आपको रिलेट करने के लिए बोला था। तो इस टाइप के ये क्या होते हैं? निमोनिक्स होते हैं। ये क्या करते हैं? रिट्राइवल में हेल्प करते हैं हमारी। फिर आ गया आपका फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग आ गया चीज़ों को भूल जाना। किस किस वजह से हम चीज़ें भूलते हैं? सबसे पहले आ गया एनकोडिंग फेलियर, यानी कि हमने अच्छे से एनकोड ही नहीं किया चीज़ों को। मेमोरी ट्रेसेस, जो मेमोरी ट्रेस हैं इसको ही हम क्या बोलते हैं? एनग्राम बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया डिके। डिके क्या होता है कि टू बिकम वीकर एंड लेस पावरफुल और स्लोली डिस्ट्रॉय। जब हम चीज़ों को बड़ी देर तक याद नहीं करते हैं या उनको हिलाते ही नहीं है, वैसी की वैसी रह जाती हैं। जैसे आगे कोई बुक या कोई कंसेप्ट है जिसको आप दोबारा से यूज़ ही नहीं करते हो, तो वो क्या होती हैं? फॉरगेट हो जाती हैं। फिर डिसयूज़ आ गया कि अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो भी चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं जिसकी वजह से फॉरगेटिंग होती है। फिर आ गया इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरगेटिंग के लिए। फॉरगेटिंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ सम मेमोरीज इंटरफेयर विद अदर मेमोरी, ठीक है, या अदर किसी भी चीज़ के साथ जब हम इंटरफेरेंस होगी या जो जितने सिमिलर चीज़ें होती हैं, तो इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है? सिमिलैरिटी की वजह से भी होता है। अब इसके आगे 2 टाइप्स, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैं आपको इधर निमोनिक का यूज़ करके बताती हूँ कि मैंने ये चीज़ कैसे याद रखी थी।
प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या आ गया, जब ओल्ड मेमोरी इंटरफेयर करती है किसके साथ, एबिलिटी टू रिमेंबर न्यू मेमोरी। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब न्यू मेमोरी इंटरफेयर करती है एबिलिटी टू रिमेंबर ओल्ड मेमोरी, ठीक है। अब देखो अभी इसका क्या होता है कि एक साथ मिक्स हो जाता है। प्रो मतलब पुराना, प्रो पुराना, पीपी दोनों निमोनिक्स का यूज करो। प्रो मतलब पुराने की वजह से, पुराने की इंटरफेरेंस की वजह से हम नया नहीं याद कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रो जब याद रहेगा तो रेट्रो इसका अपोजिट हो जाएगा। इंटरफेरेंस इज स्ट्रोंगर व्हेन मटेरियल इज सिमिलर, अभी बताया ये। थ्री प्रिंसिपल मेथड यूज टू मेजर फॉरगेटिंग, कौन कौन से हैं थ्री प्रिंसिपल मेथड जो फॉरगेटिंग को मेजर करने में हेल्प करते हैं, रीलर्निंग, रिकॉग्निशन एंड रिकॉल। अब ये तीनों क्या है, मैंने आगे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स दिए हैं, छोटे छोटे 2 पॉइंट्स के, आपको उसको रीड करना है, ठीक है। फिर आ गया एमनीशिया। एमनीशिया क्या आ जाता है आपका, लॉस ऑफ मेमोरी फ्रॉम एलडीएम ड्यू टू ऑर्गेनिक कॉज। ऑर्गेनिक कॉज की वजह से जब मेमोरी लॉस हो जाती है लॉन्ग टर्म में से, उसको बोलते हैं एमनीशिया। अब इसके 4 या 5 टाइप्स हैं जो पेपर में पूछते हैं, बट ये 2 जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट्रोग्रेड एमनीशिया एंड एंटेरोग्रेड एमनीशिया। रेट्रोग्रेड आ गया लॉस ऑफ मेमोरी फ्रॉम सम इंजरी और ट्रॉमा, इसकी फुल रिकवरी होती है। लॉस ऑफ मेमोरी ऑफ इवेंट दैट अकर प्रायर, इसमें क्या होता है कि उसी चीज़ का लॉस होता है मेमोरी का जो हमारी इंजरी से पहले चीज़ें हुई हैं, बट बाद में क्या होता है हम उसको रिट्राइव कर पाते हैं। इंटेरोग्रेट क्या होता है, डिफरेंट डिफ़िकल्टी इन रिमेंबरिंग एनीथिंग न्यू, नई चीज़ें रिमेंबर करने के लिए भी डिफ़िकल्टी आती है। एंड दस नॉट एबल टू मेक न्यू मेमोरी, और नई मेमोरी बना ही नहीं पाता। इसमें पुरानी चीज़ें हमें याद नहीं आती हैं, इसमें नई चीज़ें भी हम नहीं बना पाते हैं। इनएबिलिटी टू स्टोर इन एलडीएम, ये क्या आपकी इंटेरोग्रेट एमनीशिया। और भी एमनीशिया की ये टाइप्स हैं, इनको आपने रीड करना है एक बार। मैं कंप्लीट नोट्स दे रही हूँ जो जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, तो अगर इसमें से कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट करके बोलना, ठीक है। फिर आगे ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जो अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये छोटे छोटे कंसेप्ट से ही स्टार्ट किया था। अब देखो मेमोरी कंसोलिडिफिकेशन क्या होती है, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता होगी। फॉरगेटिंग मोटिवेशनल, मोटिवेशनल फॉरगेटिंग क्या होती है, इसकी वजह से ही रिप्रेशन होता है। रिप्रेशन क्या है आपका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मेथड ऑफ लोकी, लोकी यानी कि प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं। नंबर एंड लेटर पैक सिस्टम क्या होते हैं। रिकॉग्निशन मेथड क्या होता है, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, तो पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमने पहले की चीज़ दी, देखो अब रिकॉग्नाइज आ गया पहचानना, जो हमें पहले की चीज़ें पता है ना, वो जब हमारे सामने आएंगी दोबारा तो हम उसको पहचानेंगे, वो आ गया रिकॉग्नाइज। चीज़ें दोबारा सामने आती हैं। रिकॉल क्या होता है, रिकॉल में बिना सामने आए हम चीज़ें याद करते हैं। रिकॉल हम कहाँ करते हैं, पेपर में। पेपर में हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। मतलब जो हमारा मैक्सिमम जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, सब्जेक्टिव भी नहीं, क्या बोल रही हूँ, जो मतलब जो हम लॉन्ग टर्म आंसर वगैरह लिखते हैं तो उसमें हम चीज़ें रिकॉल ही करते हैं, बट रिकॉग्नाइज हम कहाँ करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने पहले के ऑब्जेक्टिव किए होते हैं, जो प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं हमारे सामने होते हैं, बट हमें याद नहीं आता क्योंकि हमने एनकोडिंग अच्छे से नहीं की होती है, ठीक है। तो उधर हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, बट जब हम थ्योरी वगैरह लिखते हैं वो रिकॉल आ गया आपका। फिर रिकंस्ट्रक्शन आ गया, दोबारा से चीज़ों को मॉडिफाई करके बताना। सिनायल डेमेंशिया क्या होता है, एल्डर पर्सन में होता है। रेट्रोग्रेड एमनीशिया क्या होता है, स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी क्या है, टिप ऑफ टंग क्या है, फिनोमेना किसने दिया है। अच्छा ये मैंने आपको पहले बता दिए। फिर आगे आपके फ्रेडरिक चार्ल्स बार्टलेट अभिंगॉस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मेमोरी में कंट्रीब्यूशन दी है। और इन्होंने क्या क्या किया है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सिंपल से सीधा मैच द फॉलोइंग पूछते हैं। ड्यूअल एनकोडिंग थ्योरी ये भी पूछी है, इसलिए मेरे नोट्स में ऐड है। एलिजाबेथ कौन थे आपके ये, इन्होंने 4 मेजर रीज़न दिए थे कि इंसान क्यों चीज़ें भूल जाता है। अच्छा आ गया कंटेक्स्ट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। कंटेक्स्ट यानी कि एक्सटर्नल, इसको रीड करना, नहीं पता लगा तो पूछना। स्टेट डिपेंडेंट, फिर ये कुछ 5 आपके कंसेप्ट हैं जो लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं 2018 के बाद, इसको रीड करना। अब आ गया इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी। अब ये जो हमारा मतलब लास्ट नवंबर में पेपर हुआ था, ये उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही हम वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। और जो पार्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी, ठीक है, वर्किंग मेमोरी को ही हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। ये प्री फ्रंटल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो चंकिंग एंड मेंटेनेंस है वो आपका किस में आता है, शॉर्ट टर्म में आता है, याद रखना। मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म में नहीं आता है। इलेबोरेटिव रिहर्सल की हेल्प से हम एलटीएम में जाते हैं, तो इलेबोरेटिव रिहर्सल है वो लॉन्ग टर्म में आती है, बट जो मेंटेनेंस है वो शॉर्ट टर्म में आती है। फिर आ गया ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्ट अटेंशन एंड प्रोसेसिंग के लिए। विजुओ स्पेटियल स्केच पैड भी किस में आता है, आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। और
एपिसोडिक बफर भी एक कंपोनेंट है आपका वर्किंग मेमोरी का, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का। अब आ गया ये जो एपिसोडिक बफर है, ये क्या यूज टू इंटीग्रेट, यानी कि ये किसके लिए यूज होता है, इंफॉर्मेशन को ब्रीफली स्टोर करने के लिए, एक साथ लाने के लिए। कहाँ से, फिनोलॉजिकल लूप एंड विजुअल स्पेटियल स्केच पैड, ठीक है। अब आ गया आपका आर्टिकुलेटरी लूप। क्या है आर्टिकुलेटरी लूप? है जहाँ वर्बल स्टोरेज ऑफ वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी की जो वर्बल स्टोरेज है वो होती है आर्टिकुलेटरी लूप में, ठीक है। वर्बल स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फोनोलॉजिकल लूप। तीन चीज़ें हैं देखो। सबसे पहली चीज़ आ गई आपकी आर्टिकुलेटरी लूप एंड फोनोलॉजिकल लूप। दो लूप्स हैं, दोनों किस में है आपकी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। आर्टिकुलेटरी लूप क्या आ गया आपका, ये वर्बल स्टोरेज सिस्टम है। जो वर्बल स्टोरेज का सिस्टम है उसको आर्टिकुलेटरी लूप बोल रहे हैं, बट जो वर्बल स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है फोनोलॉजिकल लूप, ठीक है। अब आ गया एपिसोडिक बफर, ये भी आपका किस में आ जाता है, वर्किंग मेमोरी में आ जाता है। ये किसके लिए हेल्प करता है, हमारी इंटीग्रेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए ब्रीफली इंफॉर्मेशन को, जो कहाँ से आ रही हैं आपकी, फोनोलॉजिकल लूप और विजुअल स्पेटियल स्केच पैड में से आ रही हैं, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको वर्किंग मेमोरी के लिए लर्न करनी है। ये मेरे नोट्स हैं इसलिए मैंने इस टाइप का किया है, क्योंकि मुझे इसमें से समझ आ रही है। आपने क्या करना है, वाइट शीट पे लेके इनको बिल्कुल सही करके कंसेप्ट को लिख लेना है, जिससे कि आपको समझ आए, ठीक है। अब आ गया एकॉस्टिक एनकोडिंग। ये किस लिए यूज़ होता है, यूज़ ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलस और हियरिंग टू इम्प्लांट मेमोरी एडिड बाय फिनोलॉजिकल लूप। जो भी हम चीज़ें अपने माइंड में बोलते हैं, ठीक है, वो क्या आपकी फोनोलॉजिकल लूप है। सब वोकल रिहर्सल भी हम इसको बोलते हैं, जैसे हम कुछ चीज़ याद करते हैं फिर हम उसको दिमाग में बोलते हैं, ठीक है, वो फोनोलॉजिकल लूप है। मतलब आपकी जो वर्बल स्टोरेज सिस्टम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मैंने इसको 3-4 बार रिपीट कर लिया, आप एक बारी खुद से जब रीड करोगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज पूरा मेमोरी एंड फॉरगेटिंग कंप्लीट हो गया है, 3 वीडियोज़ में हुआ है। अगर कोई कंसेप्ट बच गया होगा, कमेंट करके बोलना, मैं बता दूँगी। और इसके बाद हमने स्टार्ट करना है अपना स्टार्ट करेंगे, यानी कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। उसमें हमने रिसर्च का पढ़ना होगा तो वो भी बता देना, नहीं तो मैं डायरेक्ट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वहाँ से ही स्टार्ट करूँगी। और कोरिलेशन आ जाएगा, रिग्रेशन आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ जाएंगे। क्योंकि इस चीज़ के लिए अभी मैं लेटेस्ट काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं उसको रिवाइज़ कर भी रही हूँ, और मैं उसको साथ में आपको भी रिवाइज़ करवा दूँगी और नोट्स भी दे दूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू।